हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। किसी भी तरह के फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। हम अपने पूरे दिन के अंदर काफ़ी छोटे छोटे स्कैम को फेस करते हैं, लेकिन हम उन्हें अवॉइड करना ही सही समझते हैं। और अभी बीच में एक चाइना का स्कैम सामने आया, जिसके अंदर वो इंडियन कंज्यूमर को छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करते थे, जिनका काफ़ी इंटरेस्ट रेट हाई होता था। और इंडियन कंज्यूमर्स को जब वो रीपेमेंट करना होता था और एक दिन भी ज़्यादा लगता था, तो उसके अंदर कंज्यूमर को काफ़ी हरासमेंट वाले कॉल आने शुरू हो जाते थे। और जिसकी वजह से हमारे नेटवर्क कंपनी हम यूज़ करते हैं, उनके नाम पर भी स्कैम होते हैं, जिसमें कि आपको एक अननोन पर्सन कॉल करता है और आपको सिम बंद होने वाली है इस चीज़ के ऊपर बोलता है। और वह बोलता है कि हमें OTP सेंड कर दीजिए ताकि आपका नंबर ऑन हो जाए। इस तरीके के फ्रॉड तो चलते रहते हैं, बस उन्हें हमारे OTP से ही मतलब होता है, जिससे वह आराम से बैंक अकाउंट का एक्सेस पा सकें और आपका अकाउंट खाली कर दें। और वहीं बात करें, आजकल एक न्यू स्कैम आया हुआ है जिसे सेक्सटॉर्शन कहते हैं, जिसके अंदर कि एक पर्सन जो फैमिली से दूर रहता है और कोई सोशल मीडिया पर विजिट करता है और ऑनलाइन फ्रेंडशिप कर लेता है, और कुछ टाइम बाद वह उसको अपनी बातों में फंसाकर कुछ पिक्स की इनअप्रोप्रिएट पिक्स ले लेते थे और उनके द्वारा वो आपसे पैसे ऐंठते थे। और जो कंज्यूमर उन्हें पैसे देने से मना करता था, तो वो उन्हें बोलते थे कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो वो आपकी पिक सोशल मीडिया पर और आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स में फैला देंगे। तो उसके अंदर वो पर्सन सुसाइड कमिट भी कर लेते थे। अब बात करें कि यह तो सच है कि हम खुद को छोटे मोटे स्कैम से बचा सकते हैं, पर कुछ स्कैम इस लेवल पर होते हैं कि सरकार और हमारी दोनों की आंखों में धूल झोंकी जाती है। और इन स्कैम का लेवल कुछ अलग ही होता है। और ज़्यादा लेट ना करते हुए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1992 के अंदर एक धमाका हुआ, और यह धमाका ना ही किसी भारत के शहर में हुआ, ना ही किसी मार्केट में हुआ, और ना ही किसी टेररिस्ट द्वारा किया गया। यह धमाका मुंबई के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में हुआ, जो कि हर्षद मेहता के द्वारा किया गया। हर्षद मेहता का पूरा नाम हर्षद शांतिलाल मेहता है और उसका जन्म 29 जुलाई 1954 को हुआ, राजकोट के अंदर, गुजरात में। और हर्षद के पिता एक छोटे स्मॉल बिजनेसमैन थे। हर्षद मेहता के सपने काफ़ी बड़े थे, और वैसे ही वह अपना गांव छोड़कर मुंबई में आ गया। और उसने देखा कि वह अपने सपने नौकरी के द्वारा पूरे नहीं कर सकता, तो उसे अपने दोस्त से स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता चला। फिर उसकी गेम वहाँ से शुरू हो गई, और उसने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और हमारे बैंक के सिस्टम में जितने भी लूप होल थे, उनका फ़ायदा उठाकर हमारे बैंकों से काफ़ी बड़े बड़े लोन पास करवाए। और वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन गया, और उसे द बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट की उपाधि दी गई। और उसकी लग्जरियस लाइफ को देखकर उसका कंपैरिजन अमिताभ बच्चन जी से शुरू हो गया था। और उसकी लग्जरियस लाइफ को देखकर एक रिपोर्टर की नज़र उस पर पड़ी, जिसका नाम सुचेता दलाल था। और सुचेता दलाल को उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, और उसने क्या पाया कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी लूप होल्स थे, और हर्षद मेहता ने उन्हीं लूप होल्स को टारगेट किया। और जैसे ही उसकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, तो उसने बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट करके CBI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिए, जिसके बाद दोनों डिपार्टमेंट ने मिलकर अपनी अपनी रेड शुरू करी। और 1992 के अंदर हर्षद मेहता को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, और 9 साल तक जेल में रहने के बाद 2001 में 47 साल की उम्र में हर्षद मेहता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब मैं उस बिजनेसमैन की बात करने जा रहा हूँ जिसने इंडिया के अंदर कैफ़े पार्लर का कल्चर स्टार्ट करा। जी हाँ, मैं VG सिद्धार्थ हेगड़े के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिनका जन्म 1959 के अंदर कर्नाटक के अंदर हुआ। और वो एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आते थे, और उन्होंने अपनी स्टडी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से कंप्लीट करी।
और मुंबई के अंदर आर्टिकल शिप करके जब वो वापसी अपने होम टाउन के अंदर आए तो उन्होंने एक कॉफ़ी का प्लांट लगाया और उसका टर्नओवर उस समय करीबन 6 करोड़ रुपए के आसपास था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कैफ़ी कॉफ़ी डे की शुरुआत करी। जी हाँ, यह वही पर्सन है जिन्होंने इंडिया के अंदर कैफ़ी कॉफ़ी डे को स्टार्ट किया और एक ऐसी चेन स्टार्ट करी जिस सक्सेस से उन्होंने इंडिया के अंदर करीबन 1700 आउटलेट खोले और करीबन 50,000 लोग हर हफ्ते उनके कैफ़े में आया करते थे। उस टाइम उनका बिजनेस चरम सीमा पर था, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बदलती गई और अब मैं सीधे आपको 2017 में लेकर चलता हूँ, जिसके बाद रेड पड़ी और जिसके अंदर उन्हें अरेस्ट किया गया और वो रेड उनके करीबन 4 से लेकर 5 जगह पड़ी और उनका केस चलता रहा और 29 जुलाई को बेंगलोर के अंदर वह अपने ड्राइवर के साथ जा रहे थे और उन्होंने अपने ब्रिज पर अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरने के बाद वह थोड़ी आगे गए और उन्होंने रिवर के अंदर जंप लगा दी। 2 दिन के एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड के जॉइंट ऑपरेशन के बाद उनकी बॉडी मिली और उसके पास एक सुसाइड नोट निकला जिसमें उन्होंने बोला कि सीनियर टैक्स ऑफिसर्स और जिन्होंने पैसे मैंने लिए हैं उनके प्रेशर में आके मैं उस पर्सन के बारे में बोलने जा रहा हूँ जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की शाम रंगीन होती है। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे मैं विजय माल्या के बारे में बात करने वाला हूँ। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 में हुआ और उन्होंने अपनी स्टडी कैलकाटा से कंप्लीट करी और हायर एजुकेशन के लिए वो यूएसए चले गए और उसके बाद जब वो इंडिया लौटे तो उसके बाद उन्होंने लगभग 60 कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन किया और किंगफिशर की स्टार्टिंग करी। किंगफिशर की सक्सेस काफ़ी शुरुआत में अच्छी रही और उन्हें 2010 के अंदर एशिया का बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड दिया गया और उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड भी दिए गए और 2008 में वह राज्यसभा के अंदर भी गए कर्नाटक की तरफ से और काफ़ी सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी उन्होंने किए। पर उनका जो मेन मकसद था वो किंगफिशर एयरलाइन को वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन बनाना चाहते थे, तो उन्होंने 2005 के अंदर किंगफिशर एयरलाइन की स्टार्टिंग करी और उसके अंदर काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे और वर्ल्ड के बेस्ट प्लेन भी एक्वायर कर रहे थे। अपनी एयरलाइंस के लिए उन्होंने काफ़ी एजुकेटेड स्टाफ हायर करा और लोग भी उन्हें काफ़ी पसंद कर रहे थे और रोज़ उनके साथ नए कस्टमर भी जुड़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उनके बिजनेस में वही डाउनग्रेड हुआ जो हर बिजनेसमैन के साथ होता है और धीरे धीरे डूबने के बाद 2016 में ये कंडीशन आई कि अचानक विजय माल्या यूके में भाग गए और अलग अलग फेमस इंडियन बैंक से जैसे IDBI बैंक, PNB, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा से काफ़ी बड़े अमाउंट लेकर भाग गए। लोन का अमाउंट जब काउंट किया गया तो करीबन 6,000 करोड़ रुपए केवल बैंकों का ही था और करीबन 3,000 करोड़ रुपए उन्होंने अलग अलग एजेंसी से लिए और उसके बाद उनके ऊपर काफ़ी सारे केसेस लगे और उन्हें 2016 के अंदर यूके में अरेस्ट किया गया। इंडिया में वापसी लाने का प्रोसीजर चालू कर दिया। अब मैं आपको एक मामा भांजे की स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें मामा का नाम मेहुल चौकसी और भांजे का नाम नीरव मोदी है। नीरव मोदी का जन्म गुजरात के अंदर हुआ और वहीं मेहुल चौकसी का जन्म मुंबई के अंदर हुआ। नीरव के पापा उसे अपने साथ बेल्जियम में लेकर चले गए, जहाँ पर उसकी सारी की सारी स्टडी कंप्लीट हुई और उसके बाद वो मुंबई के अंदर जब वापसी आए, जब तक मेहुल चौकसी डायमंड इंडस्ट्री के अंदर अपना एक काफ़ी अच्छा नाम बना चुका था और नीरव ने उसके साथ मिलकर एक नया ब्रांड बनाया जिसका नाम गीतांजलि। और गीतांजलि की सक्सेस इतनी सही रही कि उन्होंने इंडिया के अंदर लगभग 4,000 आउटलेट खोल दिए। पर सारी की सारी बिजनेसमैन की स्टोरी में यहाँ भी एक चीज़ बिल्कुल सेम रही कि जो जितनी जल्दी ऊपर चढ़ता है उतना ही जल्दी नीचे उतरता है। तो 2016 के अंदर एक स्कैम सामने आया और वो स्कैम जब तक सामने आया जब तक ये दोनों मामा भांजे की जोड़ी इंडिया छोड़कर जा चुकी थी। वो स्कैम ये था कि उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से लगभग दोनों ने मिलकर 15,000 करोड़ रुपए का लोन लेकर वो इंडिया से भाग चुके थे।
नीरव को पर लंदन के अंदर स्पॉट किया गया। वहीं मेहुल चोकसी को एंटीगुआ में, जो कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर एक आइलैंड है, वहाँ पर देखा गया। तो उसके बाद इंडिया की इंटेलिजेंस टीम ने ये वाली इन्फॉर्मेशन गैदर करी इंडिया के पास। जब वो खबर आई तो उसके बाद इंडिया ने अपने प्रोसीजर चालू करे ताकि उन्हें वापसी लाया जा सके। तो नीरव मोदी करंटली अभी लंदन की जेल के अंदर बंद है। वहीं मेहुल चोकसी की अभी लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल अभी न्यूज़ मीडिया में यह चल रही है कि वो एंटीगुआ से डोमिनिका टापू पर भाग रहा था, लेकिन उसे वहाँ के कोस्ट गार्ड ने बोट के अंदर पकड़ लिया और एंटीगुआ के पीएम ने बोला कि हम मेहुल चोकसी को इंडिया के अंदर वापसी बाय प्राइवेट प्लेन भेज देंगे। और इस खबर को पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने कवर करा। और जैसे ही एंटीगुआ के पीएम ने यह कहा कि हम मेहुल चोकसी को इंडिया को वापसी सौंपेंगे, तो इंडिया की एक पावरफुल इमेज वर्ल्ड वाइड सामने आई। पर जितनी भी कहानियाँ आज हमने आपके सामने रखी, उनके अंदर एक चीज़ 100% कॉमन है, जो आगे भी फ्यूचर में कॉमन आई थिंक रहेंगी, कि जो जितनी जल्दी ऊपर चढ़ता है उतनी ही जल्दी नीचे उतरता है। मैं पर्सनली अपना यही ओपिनियन देना चाहूँगा कि मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे भगोड़ों को इंडिया के अंदर वापसी लिया जाए, इंडिया के अंदर वापसी लाया जाए। क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए, जो वो पैसा बाय बैंक से लेकर भागे हैं, वो देखा जाए तो जनता का ही है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे भगोड़ों को इंडिया के अंदर लाया जाए और उनकी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर वो सारा अमाउंट लिया जाए। क्योंकि देखा जाए इनडायरेक्टली वो सारे का सारा पैसा हमसे ही गवर्नमेंट टैक्स के रूप में लेती है और जिनसे बैंक रन करते हैं, और वही अमाउंट ये भगोड़े लेकर भाग जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे यहाँ की बैंकों की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपसे साझा करी, ये वीडियो आप अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।